बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम थर्मल फिज़िक्स है, इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि Which condition is necessary for most gases to behave nearly ideally? यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ज़्यादातर गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। अब स्टूडेंट्स आइडियल बिहेवियर जो है वो क्या होता है, ये हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताती है। जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती। तो अगर दो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स को हम आइडियल गैस कह सकते हैं। और एक कंडीशन आइडियल गैस की ये भी है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ बहुत ही कम होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाली कंडीशन तभी अचीव होती है जब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। कैसे? देखें, जो रियल गैसेस है ना, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक अट्रैक्शन फोर्स होती है। लेकिन अगर हम गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें, आप जानते हैं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो फास्ट मूव करेंगे। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करते हैं तो उनके दरमियान जो अगर कोई वीक अट्रैक्शन फोर्स हो भी तो वो भी ख़त्म हो जाती है। एग्ज़ाम्पल लें, जिस तरह दो तेज़ भागते हुए इंसान एक दूसरे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही दो फास्ट मूव करते हुए गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती। तो ये होता है हाई टेम्परेचर पे अचीव। और अगर हम प्रेशर को लो रखेंगे, अब स्टूडेंट्स जितना प्रेशर लो होगा उतनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो खाली जगह है वो बढ़ जाएगी। तो मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, किसके मुकाबले में? खाली स्पेस के मुकाबले में। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है लेकिन हमारा साइज़, हमारा एक इंसान का साइज़ अर्थ के मुकाबले में बहुत ही स्मॉल है। तो आइडियल गैस वो होती है कि जिसके मॉलिक्यूल का साइज़ जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है उसके मुकाबले में जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो बहुत ही कम हो। और ये तभी होगा जब हम प्रेशर को बहुत कम रखेंगे ताकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए और मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे लगें वो स्पेस के मुकाबले में। तो जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं जब कंडीशन क्या हो? टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो आपने याद रखना है, ये बी है। और क्यों है मैंने आपको इसके बारे में समझा भी दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 13 का जो सेकंड टॉपिक है वो समझना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला टॉपिक है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें आइडियल गैस के बारे में ही बताती है। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ अब कॉन्सेप्चुअल हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले हैं और इनकी स्टेटमेंट अल्टरनेट करके चेंज करके भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपने इनको बड़ी ध्यान के साथ समझना है। सेकंड एमसीक्यू है VRMS यानी RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर्स पर सेकंड। हमारे पास कोई भी गैस है, आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव करते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन भी रैंडम मोशन होती है। तो किसी गैस के मॉलिक्यूल की जो RMS स्पीड है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 300 मीटर पर सेकंड। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। सबसे पहले हमें VRMS दी गई है, ये मैं सेकंड MCQ को यहाँ पे रफ तौर पे सॉल्व करके समझाऊंगा। VRMS जो है वो हमें दी गई है 300
मीटर्स पर सेकंड। अब आपने बड़ी ध्यान के साथ समझना है स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए। मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, वी आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। तो ये है हमारे पास फार्मूला, हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला लिख लिया। अब इसके बाद वो कहता है कि इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड मॉलिक्यूलर वेट इज डबल। ये जो गैस है ना, इसका हमारे पास जो टेम्परेचर है अगर वो हम पहले की निस्बत हाफ कर दें और मॉलिक्यूलर वेट यानी गैस के मॉलिक्यूल का जो वेट है वो हम डबल कर दें, तो देन वी आर एम एस बिकम, तो फिर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू है वो क्या होगी। यानी अगर पहले गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी है और ये चेंजिंग हम करेंगे तो फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी हमने फाइंड करनी है। अब देखिए उसने जो कंडीशन दी है ना वो लगाते हैं। उसने बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ, यानी जो टेम्परेचर है वो आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो देखिए हाफ क्या होता है, 2 पे डिवाइड कर दो। नया टेम्परेचर क्या है, पहले टेम्परेचर का हाफ कर दो। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर वेट है इज डबल्ड, वो आपने डबल करना है। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट m से शो करते हैं, तो नया वेट क्या होगा, पहले से डबल, पहला m है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हम चेंजिंग करेंगे इस फार्मूला में। अब ध्यान के साथ समझिएगा, तो मैं लिखता हूं VRMS। अब इसके ऊपर मैं प्राइम लगाऊंगा, क्यों लगाया वो बताता हूं। देखें ये 3 है, ये R है। उसने बोला टेम्परेचर को हाफ कर दो, तो टेम्परेचर T है, हाफ का मतलब T/2 कर दिया ओवर M। और उसने बोला मॉलिक्यूलर वेट को डबल कर दो, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट को डबल कर दिया यानी 2m कर दिया। हमने चेंजिंग कर दी, T की जगह पे हाफ कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट को डबल कर दिया। अब जब ये चेंजिंग करेंगे ना तो ये स्पीड पहले वाली नहीं रहेगी, अब स्पीड चेंज हो जाएगी चेंजिंग करने से। तो नई स्पीड को हमने V प्राइम का नाम दे दिया, यानी वो अब पहले वाली नहीं रही। अब इसको सॉल्व करने लगा हूँ। वैसे तो इसको नीचे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखें ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब इस तरह करते हैं कि ये बनेगा 3RT, मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। अब ये जो नीचे बटा 2 है ना, इसको भी नीचे ले आओ, इस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 आ गया और ये हमारे पास आ गया m। देखिए मैंने क्या किया, ये 2 पहले ही नीचे था, ये भी नीचे है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर ले, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो नीचे 4 है ना इसको हम बाहर निकाल लेंगे। आप जानते हैं 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये जब बाहर निकलेगा अंडर रूट तो ये 2 होकर निकलेगा, और नीचे है तो 1/2 होगा। तो बाकी जो है ना उसको आप वैसे लिख लें। बाकी हमारे पास आया 3RT/m, ठीक है। ये जो अंदर है वैसे रह गया, इस 4 को हमने बाहर निकाल लिया और 4 का अंडर रूट 2 होता है। अब मैं इसको लिखता हूँ, हमारे पास आया जी VRMS प्राइम, ठीक है। ये इक्वल आया 1/2, ठीक है, 1/2। और ये जो अंडर रूट वाली रकम है 3RT/m का स्क्वायर रूट, भाई ये तो पहले वाली वेलोसिटी है, तो इसको पुट कर लो VRMS। अब इसके बाद वाला स्टेप मैं आगे करूंगा यहाँ पे, हालांकि नीचे स्टेप करने चाहिए स्टेप बाय स्टेप, लेकिन चूंकि हमने बाकी MCQs भी सॉल्व करने हैं तो आप जरा समझिएगा। 1/2, अब VRMS जो उसने दी है, देखें वो तो उसने 300 दी है, जो पहले वाली वेलोसिटी है वो उसने क्या दी है 300, तो इसको आप 300 पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स 300 का हाफ ले लें, आप जानते हैं 300 का हाफ हमारे पास होता है 150 होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये स्पीड है ये आई 150 और यूनिट वही रहेगा मीटर्स पर सेकंड। तो ये देखें हमने MCQs को सॉल्व कर लिया। तो अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर हाफ कर दें और मॉलिक्यूलर वेट डबल कर दें, तो जो नई स्पीड है वो पहले की निस्बत हाफ हो जाएगी। अगर पहले 300 थी तो अब हमारे पास 300 का हाफ क्या होता है 150। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन ये है। अब स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, फार्मूला है ये वाला। अब जो चेंजिंग वो कहे आप उस हिसाब से कर लें, जरूरी नहीं कि वो टेम्परेचर को हाफ करवाए। अगर वो बोलता है टेम्परेचर को 3 गुना कर दें, मॉलिक्यूलर वेट को हाफ कर दें, तो फिर आप टेम्परेचर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 पे डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से आप उसकी बताई हुई कंडीशंस पुट करके किसी भी तरह का MCQ ये सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसके बाद हम MCQ नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो MCQ नंबर 3 को भी आपने इंतहाई ध्यान के साथ समझना है। लिखता है कि द RMS स्पीड ऑफ द गैस इज एट 27 डिग्री इज V, यानी कि 27 डिग्री पे जो गैस की स्पीड है वो सिंपल V है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
और इस पे जो स्पीड है वो v है। चले, अब आप जानते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं तो हम उसका SI यूनिट वाली वैल्यू यानी केल्विन वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो हम इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आप जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो 273 प्लस 27 ये तो 300 केल्विन बनेगा। तो यानी जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तब वेलोसिटी v थी, तब वेलोसिटी क्या थी, v। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तब वेलोसिटी v थी। अब कहता है इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज रेज्ड टू 327 डिग्री, हमने टेम्परेचर 27 से गैस का बढ़ा के इतना कर दिया। अच्छा देखें, नया टेम्परेचर, बाद वाला टेम्परेचर क्या है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये है 327 डिग्री। अब इसको भी आप केल्विन में कन्वर्ट करें, इसमें 273 ऐड कर दें तो ये बनेगा 600 केल्विन, ठीक है। तो अब कहता है द RMS स्पीड ऑफ द गैस इज, यानी अब स्पीड क्या हो जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर 300 केल्विन पे स्पीड v है तो 600 केल्विन पे स्पीड क्या होगी हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब टेम्परेचर डबल हुआ है, पहले 300 केल्विन था अब 600 केल्विन है, तो 300 को डबल करेंगे तो 600 बनेगा। यानी कि जो टेम्परेचर है नया वो पहले की निस्बत डबल हो गया, यानी अगर पहले टेम्परेचर T था तो नया टेम्परेचर पहले से डबल हो गया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्पीड है ना उसका टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये कैसे पता है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। देखें RMS स्पीड जो है, मैं चले स्पीड के साथ RMS भी लिख लेता हूं, और क्योंकि उसने यहाँ पे बताया भी है कि ये RMS स्पीड है तो इसीलिए ये हमारे पास RMS स्पीड का फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इस फार्मूला में अगर आप देखें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसका टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर बाकी चीज़ों को आप कांस्टेंट लेट कर लें तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर डबल करेंगे तो VRMS वो 2 जो है अंडर रूट के अंदर आएगा, तो नई स्पीड जो है वो 2 अंडर रूट टाइम इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर डबल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नई स्पीड है वो पहली स्पीड का 2 अंडर रूट टाइम, पहली स्पीड का 2 अंडर रूट टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ये वाला हुआ। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। देखें, अगर यहाँ पे ना T के ऊपर अंडर रूट ना होता, अगर ऐसे होता V और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर डबल करेंगे ये भी डबल हो जाएगा, टेम्परेचर 3 टाइम्स करेंगे स्पीड भी 3 टाइम हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि टेम्परेचर के ऊपर अंडर रूट है, तो जब आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं ऐसे ही है ना, तो वो 2 का अंडर रूट बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि नई स्पीड 2 अंडर रूट टाइम इंक्रीज होगी। अगर इस तरह कहता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी अगर टेम्परेचर 3 गुना हो जाए तो फिर यहाँ पे 3 अंडर रूट आ जाएगा, नई स्पीड के साथ 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज हो जाए तो फिर 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो फिर नई स्पीड जो है पहली स्पीड से 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि आपको RMS स्पीड और टेम्परेचर का ये वाला जो रिलेशन है इसको याद रखना है, और इसके रिलेटेड आपसे किसी भी किस्म का MCQs पूछा जा सकता है। मैं दोबारा फिर समझा दूं, अगर टेम्परेचर को डबल करेंगे, अगर टेम्परेचर को डबल करेंगे तो RMS स्पीड डबल नहीं होगी बल्कि वो उसके ऊपर अंडर रूट है, तो 2 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा। तो ये देखें 2 का अंडर रूट आ गया, चूंकि टेम्परेचर पहले से डबल हुआ है, 300K से 600K हुआ है। अगर टेम्परेचर जो है वो 3 गुना बढ़ेगा तो नई स्पीड जो है वो 3 गुना नहीं बढ़ेगी बल्कि 3 का अंडर रूट टाइम बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड 4 टाइम नहीं बढ़ेगी बल्कि 4 का अंडर रूट टाइम्स बढ़ जाएगी, और 4 का अंडर रूट 2 होता है तो मतलब 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जस्ट आपको स्पीड और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है, तो ये MCQ आप सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं MCQ नंबर 4 की। इसको भी बड़े ध्यान के साथ देखिएगा। कहता है रेशो ऑफ RMS वेलोसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी आपने RMS वेलोसिटी की रेशो लेनी है, और रेशो मतलब बटा लेना, ऊपर ऑक्सीजन आएगी और नीचे हाइड्रोजन आएगी। यानी इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, ध्यान लगाइएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी RMS वाली है ना, किसकी, ऑक्सीजन, उसने ऊपर ऑक्सीजन कहा है, ये O2 ओवर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर, यानी रेशो लेनी है ना। तो रेशो का मतलब इस तरीके से आपने उनकी रेशो लेनी है, बटा लेना है, उनको डिवाइड करना है। तो द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 एंड H2, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखें ये रेशो है किसकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज की। किसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, पहले ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये जो है इज इक्वल टू इज
एट इक्वल टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर इक्वल है तो इनकी रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे जो आंसर है वो आपने लेके आना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो ट्रिक है वो याद रखें कि रूट मेन स्केयर जो है ना स्पीड, वो मैस के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। भाई कैसे, देखें यहाँ से देख लें, उसने बोला इक्वल टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, दोनों के लिए एक जैसा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो आर तो वैसे जनरल गैस कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट हो गए, उसका मतलब रूट मेन स्केयर स्पीड का मैस के स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, चूंकि मैस नीचे है तो ये हमने लिख लिया। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ऊपर जो मैस है वो आएगा हाइड्रोजन का H2 और नीचे जो मैस है वो आएगा ऑक्सीजन का O2। देखें वेलोसिटी ऑक्सीजन की तो मैस ऑक्सीजन का उसके इन्वर्स में जाना है, तो यानी सामने नहीं आ सकता, नीचे आएगा। वेलोसिटी हाइड्रोजन की नीचे है तो मैस उसका उसके इन्वर्स में यानी ऊपर चला जाएगा और मैस के ऊपर अंडर रूट भी आएगा, क्योंकि वेलोसिटी मैस के अंडर रूट के इन्वर्स है। देखिए इसकी वेलोसिटी इसके मैस के अंडर रूट के इन्वर्स है और हाइड्रोजन की वेलोसिटी हाइड्रोजन के मैस के इन्वर्स की अंडर रूट है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन है ना उसका जो एटॉमिक मैस है वो 2 एटॉमिक मैस 2U होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस यूनिट 32 जो है वो U होता है। U जो है ये यूनिफाइड मैस स्केल है या इसको एटॉमिक मैस यूनिट भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब U से U काट दें, कैंसिल कर दें और 2 1 2 16 2 32 तो 1/16 ऐसे लिख लो। अब स्टूडेंट्स इसका अंडर रूट ओपन करें, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4, तो यानी कि हमारे पास इन दोनों की रूट मेन स्क्वायर स्पीड का जो रेशो है वो किसके को आई, 1/4 की आई। अब देखिए 1/4 किस में है, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 5 है जो मैं आपको यहाँ पे समझाने लगा हूँ। MCQ नंबर 5 जो है उसमें कहता है इन अ क्लोज्ड रूम, एक हमारे पास बंद कमरा है, ठीक है ना, उसमें एयर आ रही है ना जा रही है, ठीक है, बंद कमरा है, सील्ड कमरा है। देयर इज अ गैस विद प्रेशर दिस, उस कमरे के अंदर जो एयर है वो एयर गैस ही होती है, उसका प्रेशर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखें ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। कोशिश करता हूं कि मैं इस MCQ को कहाँ पे करूं, यहाँ पे कर लेता हूं, ठीक है। ये जो थोड़ी सी जगह है ना यहाँ पे, ये मैं MCQ नंबर 5 की जगह बना रहा हूँ। प्रेशर हमें दिया गया है, मैं यहाँ पे पहले नंबर पे उसका दिया हुआ प्रेशर लिख दूं, तो प्रेशर हमारे पास उसने दिया है 3.2, ध्यान के साथ समझिएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और प्रेशर काउंट पास्कल भी होता है जो कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद लिखता है कि इफ द गैस डेंसिटी इज दिस, और हमें गैस की डेंसिटी भी दी गई है, डेंसिटी को रो के साथ शो करते हैं और डेंसिटी हमें दी गई है 6 और डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज दी हैं, गैस का प्रेशर, देखिए प्रेशर दिया है, गैस की डेंसिटी दी है, और कहता है व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ईच गैस पार्टिकल। तो हमने बेसिकली स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड का फार्मूला देखें। अब ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें T और M आता है, हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें प्रेशर और डेंसिटी आए। तो RMS स्पीड जो है ना उसका फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला आप याद रख लें, इज इक्वल टू 3P ओवर रो, 3P ओवर रो होता है। अब आप इस तरह करें कि इसमें वैल्यू पुट कर दें, इसके रूट वैसे ही लगाएं, 3 प्रेशर हमारे पास है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है, ओवर, और हमारे पास जो डेंसिटी है वो है 6। अब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें, 3 को इन दोनों ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे पे डिवाइड करें, फिर इसका अंडर रूट ले लें, तो ये आपने अब खुद करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 400, क्या आएगा, 400 मीटर्स पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा। तो मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप MCQ था जिसमें जस्ट आपने फार्मूला लगाना है, और फार्मूला आपने क्या लगाना है, V इज इक्वल टू 3P ओवर रो का स्क्वायर रूट। प्रेशर और डेंसिटी आपको दी गई है, उसका दिया हुआ प्रेशर, उसकी दी हुई डेंसिटी, ठीक है, आप पुट करें तो ये वाला आपसे जो MCQ है, MCQ नंबर 5, ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे भी लिख लिया कि इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना, 400 आंसर आएगा। बाकी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप इसका जो सोल्यूशन है वो देर तक याद रख सके। मैं साइड पे हो रहा हूँ। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के टोटल 8 MCQs हैं, 5 MCQs हमने यहाँ पे कर लिए हैं, आपके सामने सॉल्व हुए हैं, आप देख रहे हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए।
तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बाकी 3 MCQs भी इसी तरह अच्छे से समझते हैं। MCQ नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बेसिकली ये चारों ऑप्शंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टेटमेंट्स हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की स्टेटमेंट नहीं है, वो आपने टिक करनी है। तो आइए ज़रा इनको बारी बारी पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टेटमेंट है कि मॉलिक्यूल्स गैस के जब आपस में कोलाइड करते हैं तभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई भी अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती, एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते। सिर्फ तभी जब कोलाइड करेंगे तभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वरना मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये ऑप्शन ठीक है, यानी ये काइनेटिक थ्योरी की स्टेटमेंट है। जो नहीं है वो टिक करनी है। बी ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। तो ये भी ऑप्शन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टेटमेंट वाला है। आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव करते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब मोशन होती है। कोई पार्टिकल्स गैस का इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरीके से मूव करते रहते हैं। सी ऑप्शन है कोलिजन्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है कि कोलिजन करने के साथ एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं और एक दूसरे के अंदर जो है मर्ज हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। यानी जैसे ही कोलाइड किया, कोलिजन के बाद फौरन एक दूसरे से जुदा हो गए। तो थोड़ी देर के लिए कोलिजन थी। जिस तरह जब आप बैट से बॉल को हिट करते हैं, तो जब बैट बॉल से कोलाइड करता है तो ऐसा नहीं कि 10-15 सेकंड लग जाते हैं, बल्कि जस्ट बैट जो है वो बॉल से टच हुआ, कोलिजन हो गई, शॉर्ट ड्यूरेशन था। तो ऐसे ही जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो जो कोलिजन की ड्यूरेशन है, टाइम है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है। कोलाइड किए और जुदा हो गए। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की ठीक स्टेटमेंट है। तो पहली तीनों तो काइनेटिक थ्योरी की स्टेटमेंट है। इसका मतलब अब ऑप्शन डी ही हमारा ठीक हो जाएगा, वो इसकी स्टेटमेंट नहीं होगी। फिर भी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड्स। फिर भाई ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल होते हैं लेकिन हार्ड नहीं होते। गैस है, कोई सॉलिड थोड़ी है। अंडरगोइंग इन इलास्टिक कोलिजन, ये भी गलत है। काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है वो प्योरली इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? गैस के मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल तो होते हैं लेकिन हार्ड नहीं होते। दूसरा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है, और इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो। तो ये कह रहा है कि इनइलास्टिक कोलिजन, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये काइनेटिक थ्योरी की स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे उसने यही बोला था विच स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट। कौन सी काइनेटिक थ्योरी की स्टेटमेंट पे पूरा नहीं उतर रहा ऑप्शन, तो वो ऑप्शन डी है। तो लिहाजा हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको आपने टिक करना है। इसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट में लिखा है कि विच इक्वेशन इंश्योर्स दैट अ स्टार रिमेन्स स्टेबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। अब स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ा स्टेलर एवोल्यूशन। तो लास्ट वाले दोनों MCQs वहीं से लिए गए हैं। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास स्टार हो, मैं आपको यहाँ पे बना के जो है वो समझाता हूँ। लेट करें ये मेरे पास स्टार है, ठीक है। स्टार एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी रोशनी हो, जिस पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा हो, जैसा कि हमारा सन है, ये स्टार है। और रात को आसमान पर चमकते हुए जो आपको छोटे छोटे डॉट्स सितारे नज़र आ रहे होते हैं, वो भी स्टार्स हैं। वो छोटे क्यों नज़र आ रहे होते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। जितनी चीज़ दूर होती है उतनी वो छोटी नज़र आती है। सूरज हमें बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये उनकी निस्बत हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए बड़ा और रोशन नज़र आता है। देखें एक एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन आसमान पे हो तो हमें छोटा सा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए छोटा नज़र आ रहा है। लेकिन वही एरोप्लेन हमारे सामने खड़ा हो तो वो बहुत बड़ा नज़र आता है। तो वो जो स्टार्स हमें रात को नज़र आते हैं वो बेसिकली हैं तो स्टार्स ही, लेकिन वो चूंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए वो हमें छोटे नज़र आते हैं। सूरज बड़ा नज़र इसलिए आता है क्योंकि वो उनकी निस्बत, स्टार्स जो रात को नज़र आते हैं उनकी निस्बत हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। अच्छा, अब कोई भी स्टार जो है ना, उस पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलती हैं, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स मिलके हीलियम बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टार्स पे मौजूद गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, और स्टार के अंदर जो है उसका इंटरनल प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर। अब क्योंकि इससे नेक्स्ट एमसीक्यू भी यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। और जो ग्रेविटी है, लेट करें सन है ना, तो सन की जो ग्रेविटी है वो इनवर्ड है। ये मैं ग्रेविटी के एरो बना रहा हूँ। ग्रेविटी किस तरफ होती है? इनवर्ड। इंटरनल प्रेशर किस तरफ होता है? आउटवर्ड। इंटरनल प्रेशर क्यों होता है? स्टार पे मौजूद जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो होता है, हाई टेम्परेचर गैसेस की वजह से जो स्टार का इंटरनल प्रेशर है वो मौजूद होता है और वो आउटवर्ड होता है। स्टार की ग्रेविटी इनवर्ड। अब ये दो फोर्सेस हैं, इनका आपस में मुकाबला है। अगर इनमें से कोई एक बढ़ेगी तो ये स्टार जो है वो कायम नहीं रह सकेगा, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। लेट करें अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, चूंकि ये स्टार को बाहर के जानिब एक्सपैंड कर रहा है, तो अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर स्टार जो है फैलना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये जो मैंने ग्रेविटी के एरो बनाए हैं, अगर इंटरनल प्रेशर कम हो जाए और ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए, ग्रेविटी क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो ग्रेविटी चूंकि इनवर्ड है तो ये स्टार इनवर्ड यानी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार स्टेबल कब रहता है? जब ग्रेविटी और इंटरनल प्रेशर, ग्रेविटी इनवर्ड लग रही है, इंटरनल प्रेशर बाहर लग रहा है, दोनों इक्वल होंगे, चूंकि अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे तो स्टार ना एक्सपैंड हो पाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है यही डिसाइड करती है कि स्टार जो है वो कब तक स्टेबल रहेगा। और स्टार कब स्टेबल रहता है? जब स्टार पे मौजूद गैसेस का इंटरनल प्रेशर जो कि आउटवर्ड है और स्टार की ग्रेविटी जो कि इनवर्ड है, ये आपस में इक्वल होंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अच्छा जी, ये जो इक्वेशन है ये आपके लास्ट टॉपिक के अंदर दी भी गई है, और ये इक्वेशन है डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी मास ऑफ स्टार डेंसिटी ऑफ स्टार ओवर रेडियस का स्क्वायर। ये इक्वेशन भी याद रख लेना, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और ये आपके लास्ट टॉपिक के अंदर दी भी गई है। तो स्टूडेंट्स स्टेलर एवोल्यूशन को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, चैप्टर नंबर 13 के प्लेलिस्ट ओपन करें, आपको सारे टॉपिक्स की वीडियोस भी मिल जाएंगे इस चैप्टर की, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। वहां से आप स्टेलर एवोल्यूशन को अच्छे से समझ लें। थ्योरेटिकल टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए आपको। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, 1 घंटे की वीडियो है, ठीक है, तो उसको देख लेना। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है ये भी स्टेलर एवोल्यूशन वाला है। तो इसमें लिखता है कि व्हाट हैपन्स टू अ स्टार व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। यही बात, ये देखें, प्रेशर इंटरनल प्रेशर आउटवर्ड, ग्रेविटी इनवर्ड। तो अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए, अगर क्या हो जाए, देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा हो जाए, किससे? इंटरनल प्रेशर से। गैसेस का जो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, प्रेशर आउटवर्ड होता है, ग्रेविटी इनवर्ड होती है। तो इनवर्ड फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए, ये जो इनवर्ड लग रही है, तो फिर स्टार जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वैसे वैसे स्टार पे मौजूद गैसेस भी नज़दीक नज़दीक आ जाएंगी। अब जैसे जैसे नज़दीक आ जाएंगी, गैसेस जितना करीब होंगी उतना उनका कोलिजन का चांस बढ़ जाता है, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर मजीद बढ़ जाएगा। तो आइए ज़रा इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है द स्टार एक्सपैंड्स। भाई नहीं, एक्सपैंड नहीं होगा, एक्सपैंड तब होगा जब इंटरनल प्रेशर ग्रेटर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तब स्टार एक्सपैंड होता है। यानी ऑप्शन ए तब करेक्ट होता जब ये वाली चीज़ ज़्यादा होती इससे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो स्टार ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो बी ऑप्शन है द स्टार कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल स्टार कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, क्योंकि जो अंदर की जानिब फोर्स लग रही ग्रेविटी वो ज़्यादा हो गई है, तो इसने अंदर की जानिब कॉन्ट्रैक्ट होना। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, स्टार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स गैस के करीब करीब आ रहे हैं, करीब करीब आएंगे तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे टेम्परेचर उतना मज़ीद बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है और कॉन्ट्रैक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है। सी ऑप्शन देखें, द स्टार रिमेन स्टेबल। भाई स्टार स्टेबल तब होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो। अब चूंकि इक्वल नहीं है, एक ग्रेटर है, तो स्टेबल नहीं रहेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप्स। भाई न्यूक्लियर फ्यूजन तभी स्टॉप होती है जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये तो इसमें है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो लास्ट वाले दोनों एमसीक्यूज आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे जब आप स्टेलर एवोल्यूशन का टॉपिक जो मैंने समझाया है उसको समझेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे भी आपको उनका जो बेसिक ओवरव्यू था वो बता दिया। स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।